नमस्कार। मेरा नाम है अमित भारद्वाज। एक बार फिर आपका स्वागत है। शराब के ऊपर आज हम बात करेंगे। बहुत से जो गुनाह होते हैं, बहुत सी जो वारदातें होती हैं, वो शराब के चलते होती है। चाहे वो रेप हो, ईव टीजिंग हो, मर्डर हो, ड्रिंक एंड ड्राइव हो, और भी बहुत सारे गुनाह हैं जो शराब के चलते ये सब होते हैं। तो क्या शराब पे कंप्लीट बैन, कंप्लीट पाबंदी लगा देनी चाहिए ताकि ये गुनाह, ये सब कम हो सके, ये जुर्म कम हो सके? एक आपको इंसिडेंट बताता हूँ। हरियाणा के एक बहुत काबिल और बहुत ही शक्तिशाली मुख्यमंत्री होते थे, बंसी लाल जी। उन्होंने जो उनका आखिरी चुनाव था, मतलब जब वो आखिरी बार मुख्यमंत्री बने थे, उन्होंने एक नई पार्टी बनाई थी, हरियाणा विकास पार्टी। तो उन्होंने घोषणा करी थी अपने चुनाव से पहले कि मैं हरियाणा में शराबबंदी कर दूंगा। और इसी घोषणा के चलते आप यकीन मानेंगे, जो औरतें कभी घर से बाहर नहीं निकलती थी, क्योंकि हरियाणा में पर्दा प्रथा बहुत है, तो जो औरतें कभी घर से बाहर नहीं निकलती थी, उन उन औरतों ने भी घर से बाहर निकल के बंसीलाल जी के फेवर में वोट किया। और बंसीलाल जी भारी बहुमत से वो चुनाव जीते थे और मुख्यमंत्री बने। हालांकि जब वो मुख्यमंत्री बन गए, 4 साल शराब बंद रही, पर उसके बावजूद भी हरियाणा में शराब अवेलेबल रही, स्मगलिंग बहुत बढ़ गई, रेट बहुत बढ़े, पर लोगों ने पीना नहीं छोड़ा। हालांकि प्रशासनिक कमियां भी थी, क्योंकि पुलिस और प्रशासन कंट्रोल नहीं कर पाया, स्मगलिंग को रोक नहीं पाया। जबकि अगर शराबबंदी है किसी स्टेट में, तो पूरी तरह बंद होनी चाहिए। इसी तरह एक मेरा दोस्त है, वो एग्जांपल देता है कि जब हम मैचेस देखते हैं इंग्लैंड में, न्यूजीलैंड में, साउथ अफ्रीका में, तो वहां लोग ओपनली बियर पीते हैं। उसने मुझसे एक बार ये सवाल पूछा कि जब वो लोग ओपनली बियर पी सकते हैं अपने क्रिकेट ग्राउंड में, तो हम क्यों नहीं पी सकते फिरोजशाह कोटला में या वानखेड़े में? मैंने उसको यही जवाब दिया, अगर ये भारत में लागू हो गया, ग्राउंड्स में शराब पीने का चलन, तो यहाँ मैच नहीं होगा, यहाँ दंगे होंगे, यहाँ फसाद होंगे। चलिए अंकुर गुप्ता से शुरुआत करते हैं। अंकुर गुप्ता, ये शराब के चलते जो क्राइम हो रहे हैं, तो क्या शराबबंदी आपके हिसाब से हो जानी चाहिए, कंप्लीट बैन हो जाना चाहिए भारत के अंदर? देखिए अगर आप हाँ या ना में जवाब चाहते हैं तो मेरा जवाब है ना। पर इसके पीछे बहुत सारी चीज़ें हमें समझनी पड़ेंगी कि हाँ। क्राइम ऐसा तो है नहीं कि क्राइम केवल शराब के कारण होते हैं। मैं मानता हूँ शराब के कारण भी होते हैं, पर बहुत हम्म। सारे क्राइम बिना शराब के भी होते हैं। तो शराब हम्म। केवल एक कारण नहीं है जिसकी वज़ह से क्राइम हो रहा है। और दूसरी चीज़ ये है कि देखिए किसी भी चीज़ का अत्यधिक सेवन, ये तो हमें बुजुर्ग पहले भी बोलते थे कि किसी भी चीज़ की जो अति होती है, वो अच्छी हम्म। नहीं होती है। चाहे वो हम्म। चाहे वो अच्छी चीज़ ही क्यों ना हो। पर अति जो है ना, हम्म। तो हर चीज़ हम्म। अगर आप लिमिट में करेंगे, हम्म। मेजॉरिटी ऑफ द थिंग्स, एक्सेप्शंस हैं उसमें, हम्म। आप उसको उसमें ड्रग्स हम्म। ले सकते हो या कुछ चीज़ें ऐसी ले हम्म। सकते हो। बट अदरवाइज़ हम्म। जो नॉर्मल चीज़ें हैं, अगर आप वो लिमिट में करेंगे, तो वो चीज़ें सोसाइटी में बैलेंस रखती हैं, आप बैलेंस बैलेंस से कर सकते हो। पर अगर आप हम्म। उसको उसकी उसकी लिमिट क्रॉस करेंगे, तो ऑब्वियसली वो डेंजरस है, हम्म। चाहे वो ड्रिंक एंड ड्राइव हो, राइट? चाहे वो हम्म। हम्म। जो निम्न तबके के लोग हैं या निम्न तबका ही क्यों, हर कोई, चाहे चाहे वो शराब पी के घर में जाके डोमेस्टिक वायलेंस करना हो, तो वो चीज़ें होती हैं। हम्म। बट मुझे लगता है शराबबंदी करना तो ठीक नहीं है, इसके और भी सॉल्यूशंस हैं जो सोचे जा सकते हैं। ठीक है। अरुण तनेजा, अरुण तनेजा, एक बात बताइए। भारत में ओपनली शराब पी जाती है, हालांकि ओपनली मनाही है शराब पीने। प्लास्टिक के ग्लास की सेल्स आपने देखा होगा कितनी बढ़ गई है। गाड़ियों के बाहर रैपर पड़े रहते हैं नमकीन के, प्लास्टिक के ग्लासेस के, और उसके चलते क्राइम्स होते हैं रोडों के ऊपर। तो आपको लगता है कि शराबबंदी करेंगे तो, कंप्लीट शराबबंदी कर देंगे तो क्राइम्स पे रोक लग जाएगी? अमित जी नमस्कार। नमस्कार अंकुर जी, धन्यवाद पहले तो मुझे पैनल में इंक्लूड करने के लिए। ये टॉपिक जो है बहुत ही अच्छा आपने चुना है, लेकिन इस टॉपिक का आंसर देने के लिए पहले जो है हमें किसी भी विषय में कि बंद करना है कि नहीं करना, उसके विषय में ये चर्चा होनी चाहिए कि शराबबंदी से
फायदा क्या है और नुकसान क्या है, क्योंकि जब हम ये जान जाएंगे कि फायदा क्या है और नुकसान क्या है तो ही हम डिसाइड कर सकते हैं कि ये बंद होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। और जब ये डिबेट होगी तो अपने आप ही सारे जो आंसर्स अपने आप आ जाएंगे। तो मैं आपके क्वेश्चन पे आता हूँ कि पूरी बंद होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। भाई अगर कोई चीज खराब है तो बंद ही होनी चाहिए, और कोई चीज अगर सही है तो वो खुली भी रहे तो कोई नुकसान नहीं है। तो अब कोई भी दवाई जो है वो किसी भी मतलब कि पूरे के पूरे जो है बीमारी के लिए एक दवाई जो है वो कई बारी जो है पूरी वो नहीं हो सकती कि भाई एक एक सिंपल मेडिसिन जो है पूरा का पूरा जो है आपकी रेमेडी जो है आपको ठीक कर देगी। तो ऐसे ही हमारी सबसे पहले तो ये समझना पड़ेगा कि शराब से क्या फायदा क्या है। जैसे आपने हरियाणा का एग्जांपल दिया, अभी मैं आपकी डिबेट से पहले मैं सोच रहा था कि भाई कुछ हमारे पास स्टैटिस्टिकल डेटा हो जिससे ये डिबेट को थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाया जाए। तो भारत के अंदर सबसे ज्यादा जो रेवेन्यू जनरेशन शराब से होता है करीबन 300 बिलियन रुपीस 2016 में रेवेन्यू जनरेट हुआ शराब से तमिलनाडु राज्य का। उसके बाद रेवेन्यू जनरेट होता है करीबन 200 बिलियन रुपीस का आर्थिक रेवेन्यू जनरेट होता है हरियाणा का। तो जब हमारे देश की जो है इकोनॉमी शराब के ऊपर डिपेंड होगी, करीबन 15 से 20% की इकोनॉमी का जो ड्राइव है वो शराब के थ्रू चल रहा है। तो जैसे ही कोई भी राज्य अगर इसको सोचेगा कि मैं इसको बंद कर दूं तो उससे 20% का लॉस हो जाएगा। 20% उसका लॉस होना, ना तो वो उस मनी को इकोनॉमी ड्राइव में लगा पाएगा, ना इंफ्रास्ट्रक्चर में लगा पाएगा, ना किसी स्कूल एजुकेशन में लगा पाएगा, ना फंड्स दे पाएगा, कुछ भी नहीं दे पाएगा। तो ये जो है ये सवाल जो है फिर ये बंद होने के बाद भी वही सवाल रह जाएगा कि भाई इसे बंद क्यों किया जाए। तो इसका सीधा सा आंसर यही है कि अगर कोई भी राज्य शराबबंदी करना चाहता है तो उसे अपनी स्टेट की जो डिपेंडेंसी है वो शराब से होने वाले रेवेन्यू पे कम करनी पड़ेगी। और जब वो रेवेन्यू कम, इस पे डिपेंडेंसी कम कर देगा तो अपने आप ही वो जो है शराब को बंद कर सकता है। तो इसका सीधा आंसर नहीं है अभी कि इसे बंद किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए। पहले आंसर ये होना चाहिए कि हमें शराब से होने वाली इकोनॉमी को बंद करना होगा, उसको कम करना होगा, और तब जाके शराब के ऊपर ये सोचना होगा कि हम जो है इसको बंद कर सकते हैं कि नहीं। ठीक है, ठीक है। अंकुर जी, मैं एक पॉलिटिशियन के नाते सोचूं, अगर समझ लीजिए मैंने एक अपनी पॉलिटिकल पार्टी बनाई है और मैं शराब का विरोध करता हूं, और मैं सरकार में आने के बाद या पहले अपने चुनाव प्रचार में कहूं कि मैं शराबबंदी कर दूंगा, तो क्या लोग मेरे खिलाफ भी हो जाएंगे? बिल्कुल हो सकता है भाई। जो लोग उस चीज को एंजॉय करते हैं, हो सकता है कि वो आपके खिलाफ हो जाए। ये बिल्कुल सही बात है। बट आपको बहुत सारे सपोर्टर भी मिलेंगे, क्योंकि जो जो लोग उससे परेशान हैं, जो डोमेस्टिक वायलेंस उससे होता है, वो शायद हो सकता है कि वो वोट्स आपको मिल जाएं। पर जो लोग उसको वाकई एंजॉय करते हैं, वो हो सकता है कि आपको वोट ना दें। तो आप केवल इस इश्यू पे तो चुनाव ना जीतेंगे ना हारेंगे। अच्छा, ठीक है। अरुण तनेजा, अगर चलो शराबबंदी नहीं कर सकते, रेवेन्यू का इश्यू है, रिस्ट्रिक्ट तो कर सकते हैं ना, मतलब उस पर लगाम तो लगा सकते हैं। एक आइडिया किसी ने मुझे बताया कि शराब को आधार से लिंक कर दो, एक आदमी अपना आधार कार्ड दिखाएगा ठेके पे जाके और उसको महीने में एक बोतल ही मिलेगी। अरुण तनेजा, देखिए, अगर आप स्टेट गवर्नमेंट का इरादा है कि भाई शराब से हमें रेवेन्यू कम करना है तो वो तो लाइसेंस भी कम दे सकते हैं। वो जो है वो तो नंबर ऑफ ठेके जो है वो भी कम खोले जा सकते हैं। तो इसमें ऐसा कोई आंसर स्टेट आंसर नहीं है कि इसको आधार से लिंक कर दो। भाई आधार से क्यों लिंक किया जाए भाई इसको? अब इसका आधार से लिंक कर दो मतलब हर बंदा जाएगा वो कहेगा जी मेरे आधार से कोई जो है, ये कोई जरूरत की चीज थोड़ी है कि जो इसको आधार से लिंक किया जाए। इसका सीधा सा मेरे आंसर ख्याल से नहीं, जो अमित का जो एग्जाम्पल है वो उसका कॉन्टेक्स्ट दूसरा था। उसका कॉन्टेक्स्ट ये था कि एक तरफ तो जो बीपीएल वाले लोग हैं वो एक तरफ सब्सिडी मांगते हैं, और दूसरी तरफ वो लोग जाके अगर ठेकों से शराब खरीद रहे हैं, तो ये तो बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन हो जाएगा ना, कि एक तरफ तो आप सरकार से सब्सिडी मांग रहे हो और दूसरी तरफ आप शराब पी रहे हो। तो शराब तो एक लग्जरी वाली चीज है, देखिए राइट? तो वो कॉन्टेक्स्ट डिफरेंट था।
अमित जी और अंकुर जी, देखो इसमें क्या एग्जैक्टली है कि ये एक मजाक के उस पे तो रुचिकर है, लेकिन सरकार इसको आधार के साथ लिंक करेगी, फिर उसमें जो है करप्शन होगा। आधार पे जो है, जैसे आप देखिए कि बीपीएल के लिए 1 किलो का राशन चाहिए, 10 किलो चला जाता है। तो ये कोई मतलब कि जो ऐसे अंकुर ने कहा है कि भई ये एक लग्ज़री चीज़ है, जब आपके पास पैसा हो, तो ही वो लोग जो है वो सोचते हैं कि जब मेरे पास सब कुछ आ गया तो जो मैं अब एन्जॉय भी करूँ, तो एन्जॉय के लिए लोग जो है ड्रिंक करते हैं। तो इसका सीधा-सा आंसर ये है कि स्टेट इस पे विचार करे कि भैया इससे अरुण अरुण, आधार से लिंक करने का मेरा बस यही मतलब था कि एक आदमी को महीने में 1 बोतल मिले, कोटा मिले ना, बस एक कोटा हो उसका 1 बोतल का। ये मेरा कहने का मतलब है। देखिए आधार से लिंक करने का चीज का मतलब आधार क्या है? आधार इसलिए बना हुआ है कि जो सरकार की तरफ से जो सुविधाएं दी जाएं वो हर व्यक्ति को पहुंच जाएं। तो पहले तो यही प्रश्न है कि शराब एक सुविधा है कि लग्जरी है? अगर आप इसका आंसर दें कि ये सुविधा है तो अरुण जरूर अरुण जी, सरकार इम्प्लीमेंट आप करे। नहीं, नहीं, अरुण तनेजा जी, एक मैं सिर्फ मेरी बात आप वो ठीक है, आप टेक्निकल ज्यादा हो रहे हैं। मेरा कहने का मतलब है किसी भी तरह करके, चलो आधार को छोड़ दीजिए, किसी भी तरह करके ऐसा ही होना चाहिए कि एक अरुण तनेजा महीने में 1 ही बोतल खरीद पाए। तो वो तो जो है मान लो कि अगर ऐसा हो भी जाए, वैसे तो ये बहुत ही मुझे लगता है कि फिक्टिशियस सुझाव है, लेकिन फिर भी चलो एक बारी के लिए अगर हम मान लेते हैं, लेकिन मान लो आज अरुण तनेजा नहीं पीता, तो जो है दूसरा जो है मेरा भाई अंकुर पीना चाहता है, तो वो अंकुर कहेगा कि भाई अरुण जो है अपना कार्ड दे दीजिए, अपना आधार नंबर दे दीजिए, तो आपका मैं रेवेन्यू लेके जो है शराब पी लूंगा। तो ये तो जिसको पीना है वो तो कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लेगा। तो इसमें करप्शन भी होगा, सब चीज होगी। तो ये सुझाव मुझे लगता नहीं कि सरकार इसको अभी प्रैक्टिकल कोई ना कोई मानेगी। बहाना ढूंढ। हाँ, आदमी है वो, मनुष्य जो है कोई ना कोई ठीक है, बहाना ढूंढ ही शराबी लेगा। वो आपने सुना भी होगा कि पीने वाले को तो बहाना चाहिए। ठीक है अंकुर। नहीं, मेरे को लगता है अमित अमित मेरे को लगता है कि इन इन चीजों को जो रिस्ट्रिक्ट करना है ना, तो कुछ स्टेप्स तो ऑलरेडी जो गवर्नमेंट ने ले रखे हैं, वो काफी अच्छे स्टेप्स हैं। जैसे आप खुले में शराब नहीं पी सकते और उस पे बहुत तगड़ा जुर्माना है, ठीक है। जैसे आप आप रोड पे नहीं पी सकते, आपको एक डेजिग्नेटेड प्लेस चाहिए जहाँ पे बैठ के आपको पीनी पड़ेगी। तो चाहे तो आप रेस्टोरेंट में जाके पीजिए, या जो ठेके हैं वहां जाके पीजिए, या आप घर में पीजिए, ठीक है। उसके पीछे जो ये रिस्ट्रिक्शंस लगा रखी हैं, वो काफी अच्छी अच्छी रिस्ट्रिक्शंस हैं। और यही कारण है कि अगर आप इसको स्मोकिंग से कंपेयर करेंगे, ठीक है, तो आपको स्मोकर्स ज्यादा मिलेंगे बशर्ते शराब पीने वाले, क्योंकि स्मोकिंग में क्या है, रिस्ट्रिक्शन बहुत कम है। आप कहीं भी सड़क पे खड़े होके, एक तो वो कहीं भी अवेलेबल है, बड़े इजीली अवेलेबल है वो, और दूसरा उसमें रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। तो मेरे को लगता है अगर शराब में भी आपको और स्टेप्स उठाने हैं, तो आप इसी तरह उठा सकते हो कि कुछ और रिस्ट्रिक्शंस आप लगाइए। जैसे ड्रिंक एंड ड्राइव पे दिल्ली में इतना खतरनाक, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। दिल्ली में दिल्ली में पहले आप अगर आज से 10-15 साल या 20 साल पुरानी बात लेंगे, तो दिल्ली में बहुत आराम से लोग शराब पी के गाड़ी चलाते थे और ड्रंक एंड ड्राइव बड़े आराम से करते थे। 20 साल मैंने ज्यादा बोल दिया, आप 10 साल पुरानी ही बात कर लीजिए। लेकिन आज की डेट में दिल्ली में इतने तगड़े रूल्स हैं कि अगर आप ड्रिंक एंड ड्राइव में पकड़े गए तो बहुत लंबा जाएंगे या बहुत तगड़ी पेनल्टी लगेगी। तो लोग, मेरे खुद के जो दोस्त हैं, कई दोस्त हैं जो दिल्ली में रहते हैं, जो वाकई जो शराब भी पीते हैं, तो उनके मुंह से ही मैंने सुना है कि यार मेट्रो से चले जाएंगे, लेकिन गाड़ी से नहीं जाएंगे क्योंकि पी के आना है, और पी के मैं ड्राइव नहीं करूंगा। तो ये इस तरह की रिस्ट्रिक्शंस लगा के आप रूल्स को इम्प्लीमेंट करके इस चीज को धीरे धीरे कम कर सकते हैं। अंकुर, आपकी सारी बात सही है, पर जो रिस्ट्रिक्शंस आपने बोला है ना कि ओपनली शराब नहीं पी सकते, ओपनली दिल्ली एनसीआर में दबा के शराब पी जा जाती है। इनफैक्ट खाने के सामने भी लोग शराब पी लेते हैं गाड़ी में बैठ के। देखिए वो और वो तो जो और मेट्रो की जो आप बात करें, मेट्रो में भी अगर आपने पी रखी है तो आप पी के मेट्रो में, ये रूल है कि आप मेट्रो में ट्रेवल नहीं कर सकते हैं। अगर अगर वहां की सिक्योरिटी आपको पकड़ ले तो उसके पास राइट है आपको नीचे उतार देने का और फाइन लगा देने का। तो रूल्स तो है, रिस्ट्रिक्शंस तो है। स्मोकिंग भी पब्लिकली आप स्मोकिंग नहीं कर सकते हैं। आप रूल के थ्रू जाएंगे तो 200 रुपए का चलान है पब्लिकली स्मोकिंग पीने पर।
पर पब्लिकली पी जाती है, शराब भी पी जाती है, सिगरेट भी पी जाती है। प्रशासन की कमी है ना, ये तो प्रशासन को देखना है। देखिए प्रशासन की कमी तो हर हर फील्ड में है, किस जगह नहीं है। अगर पुलिस वाला पैसे लेके अलाउ कर देगा रोड पे पीना, उसका सॉल्यूशन तो गवर्नमेंट के पास भी नहीं है ना। उसमें अगर जो रूल्स को, जिनको रूल्स इंप्लीमेंट कराना है, वही रूल्स तोड़ने के रास्ते दिखा देंगे, तो उसका सॉल्यूशन तो गवर्नमेंट क्या करेगी, उसमें क्या कर सकती है बताइए। अगर पुलिस ही चोर के साथ मिल जाए, तो उस चोरी को तो कोई रोक नहीं सकता ना। ठीक है, ठीक है। अरुण तनेजा, क्या शराबबंदी के लिए भारत सरकार को या किसी भी स्टेट सरकार को महिलाओं के बीच में एक सर्वे करवाना चाहिए या रेफरेंडम करवाना चाहिए? देखिए महिलाएं अरुण जो तनेजा, है आवाज आ रही है? वो तो गुजरात में आप देखिए महिलाएं अगर इस, हाँ मैं आपकी आवाज सुन सकता हूँ, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? अरुण आपको, मेरी आवाज अरुण आ रही है? तनेजा, आवाज आ रही है? अरुण आपको, आपकी आवाज आ रही है हमें, आप बोल सकते हैं। हाँ अमित जी, ये जो है रेफरेंडम का भी विषय नहीं है। मैंने ये कहा है कि ये जो है अगर महिलाओं में फिर भी ये रेफरेंडम कराया जाएगा, जैसे आपने खुद ही एग्जांपल दिया इनिशियल बिगनिंग में कि भाई बंसीलाल जी की सरकार थी और पहले जो है महिलाओं ने जो है सबसे ज्यादा वोट दिया। सेम जो है बिहार के अंदर भी हुआ, वहां पे भी जो है नीतीश कुमार जी ने जो है कहा था भी शराबबंदी करी जाएगी, पिछले टर्म में कहा था, तो उनको भी वोट मिले। तो क्योंकि इस शराब से जो है सबसे ज्यादा जो प्रभावित होती हैं वो हमारे घर की जो है महिलाएं होती हैं, और जो मध्यम वर्ग है या जो पॉवर्टी लाइन, जो गरीब वर्ग है, उनकी महिलाएं जो अपनी मेहनत करके जो है वो लोगों के घर जाके काम करती हैं, और वो जो महीने का जो रेवेन्यू जनरेट कर पाती हैं, अपनी इनकम जनरेट कर पाती हैं, उसको जो है पुरुष वर्ग जो है वो शराब पी के जो है छीना झपटी करके वो पैसे भी जो है वो खत्म कर देता है नशे के लिए। तो इस अगर रेफरेंडम हुआ तो इसमें जो लेडीज तो डिमांड करेंगे कि शराब जो है बंद होनी चाहिए, पर विषय वहीं आके हो जाता है कि शराब बंद हो तो राज्य नहीं चलेगा। तो राज्य को चलाने के लिए ऐसी पॉलिसीज इंप्लीमेंट करनी होंगी कि जिससे जो है रेवेन्यू हमारा जो है डिपेंडेंसी जो है लिकर पे जो है कम हो। ठीक है, ठीक है। अंकुर गुप्ता, क्या शराब की कीमतें इतनी बढ़ा दो कि उसको एक लग्जरी आइटम बना दो ताकि वो आम आदमी की पहुंच से दूर चला जाए? जैसे सिंगापुर में गाड़ी अगर हम लेते हैं, तो अगर 5 लाख की गाड़ी ली तो लाइसेंस भी फिर हमको 5 लाख रुपए खर्च करने पड़ते हैं लाइसेंस के लिए। तो वहां गाड़ियां कम है, मतलब उससे पॉल्यूशन कम करने के लिए उन्होंने एक स्टेप उठाया है। तो क्या शराब को इतना लग्जरी बना दो, इतना कीमती बना दो कि वो आम आदमी की पहुंच से दूर चली जाए? अंकुर गुप्ता। हाँ, ये सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन हो सकता है। ये कभी-कभी दिमाग में आता है कि ये एक सॉल्यूशन हो सकता है। पर घूम फिर के बात एक्चुअली घूम फिर के वहीं आती है कि हमारे देश में जो है ना, एडमिनिस्ट्रेशन जो है, वो इतना वीक है कि कहीं न कहीं लूप होल रह ही जाता है। जैसे अगर आप ब्रांडेड शराब को बहुत ज़्यादा महँगा कर देंगे, तो फिर जो इल्लीगल तरीके से जो शराब बनती है, गाँव में जो आज भी बनती है, जिससे कई बार न्यूज़ भी आती है कि इतने लोग पी के उससे मर गए। तो वो एक साइड इफ़ेक्ट आपको देखने को मिलेगा कि वो इल्लीगल शराब जो है, वो जो लोअर लोअर इनकम ग्रुप है, वो उसकी तरफ ज़्यादा आकर्षित होगा। तो हर हर सॉल्यूशन के कुछ बेनिफिट्स हैं, तो कुछ नुकसान भी हैं। तो आता है, कभी-कभी दिमाग में आता है कि इसको लग्ज़री आइटम बना सकते हैं, ताकि जो बिल्कुल लोअर इनकम है, एटलीस्ट वो इसको अफ़ोर्ड ना कर पाए और वो इसे सोच ना पाए। बट इंडिया में तो प्रॉब्लम ये है ना कि उसके मिसयूज़ दूसरी तरीके बड़ी जल्दी निकाल लिए जाते हैं। वो फैक्टर हमें सोचना पड़ेगा। बढ़ा सकते हैं हम, बट वो फैक्टर सोच के करना पड़ेगा। हम्म, हम्म, ठीक है। अरुण तनेजा, आपने कहा कि हमें रेवेन्यू के दूसरे इंतजामात करने चाहिए, शराब पे डिपेंड ना होके दूसरे इंतजामात करने चाहिए। तो अगर हम दूसरे इंतजामात कर लें, तो शराब बंद क्यों करनी? शराब का प्रोडक्शन ही बंद कर देते ना। ना रहेगा बात, ना बजेगी बांसुरी। देखिए अमित जी, शराब का प्रोडक्शन
बंद अरुण तनेजा भी आपको किया आवाज जा सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है। ये तो सरकार की इच्छा। आवाज आ रही है मेरी भारद्वाज जी? अमित जी, आप मुझे सुन सकते हैं? आपकी आवाज आ रही है, बोलिए बोलिए। आप, हाँ हाँ, आप आपकी एक बार आवाज ये आ रही है, बोलिए। जी देखिए, रेवेन्यू जनरेट करने के लिए हमें ये समझना पड़ेगा कि इकोनॉमी सबसे पहले है क्या। पहले तो इकोनॉमी की डेफिनेशन ये है कि जिसमें जो है प्रोडक्शन होता है, और प्रोडक्शन में जो है एक इकोनॉमी को हम एक बाजार की तरह समझते हैं कि प्रोडक्शन हुआ, प्रोडक्शन में जो है ट्रेडिंग हो रही है, किसी कंपनी ने प्रोडक्शन किया और उसको उस गुड्स को जो है खरीदने के लिए मार्केट में लोग ज्यादा हैं, तो फिर वो दोबारा जो है पैसा घूम के फिर दोबारा जो है जिसने प्रोडक्शन किया उसके पास आ रहा है, वो दोबारा बाजार बना रहा है, दोबारा प्रोडक्शन कर रहा है। तो ये लेन देन का जो है जो रेवेन्यू चलता रहता है, लेन देन का जो व्यापार चलता रहता है, इसी को हम इकोनॉमी कह देते हैं। इससे हमारी इकोनॉमी बूस्ट हो जाती है। तो इसमें क्या होता है कि शराब एक ऐसा नशा है जिसमें लोगों को अगर कुछ भी नहीं खरीदना, लेकिन उन्हें शराब जरूर खरीदनी। जैसे अभी रिसेंट एग्जांपल आपने कोरोना में भी देखा होगा कि लोगों को खाने के अलावा अगर कोई चीज जो लेनी थी, जिसकी अर्जेंसी थी, तो वो शराब थी। तो दिल्ली सरकार ने भी जो है वो शराब की दुकानें जो है खुलवा दी ताकि रेवेन्यू आ जाए। और जो लोग जो कह रहे थे कि हम बीपीएल से नीचे हैं, हमें खाने के लिए नहीं मिल रहा, वही लोग जो है लाइन में लग रहे थे सबसे ज्यादा। और उनके पास पता नहीं शराब के लिए कैसे पैसे आ गए उस समय जो है। तो जब उनके पास पैसे आ गए तो वो रेवेन्यू जो वो सरकार को जो है बिल्ड कर रहे थे, और उससे इकोनॉमी हमारी बूस्ट हो रही थी। तो सीधा सा हमें जो है मतलब कि जैसे ही शराब का विषय कोई भी स्टेट सरकार अगर टच करती है, तो वो इस विषय को देखती है कि यार ये शराब हमने बंद की तो हमारा रेवेन्यू इम्पैक्ट होगा, लोग भी कहेंगे कि भैया हमें शराब जरूर खरीदनी है क्योंकि आदत पड़ चुकी है। लेकिन इस मूलभूत हमें किसी भी विषय पे गंभीर जाने के लिए उसके मूल में जाना पड़ेगा कि क्या ये जो है ये एक नेसेसिटी है आज के टाइम पे, या एक जो है ये एक नशा है जिससे जो है हमारी जो है यंग जनरेशन, हमारे बच्चे जो है इससे अफेक्टेड हो रहे हैं, या ये जो है इस विषय के ऊपर जाना पड़ेगा हमें इसको बंद करने से पहले। अगर आप देखा जाए, जो आपने सबसे पहले उठाया था कि कोई भी व्यक्ति अगर क्राइम करता है, अगर आप ठीक है, देखिए ठीक। कोई भी व्यक्ति अगर वो रेपिस्ट होगा तो वो शराबी जरूर होगा। कोई भी ऐसा आपको रेपिस्ट नहीं मिलेगा कि जो है शराब ना पीता हो, जो नशा ना करता हो। क्योंकि अ- अभी पीछे जो है निर्भया कांड हुआ, वो जो है वो व्यक्ति जो थे नशेड़ी थे। पीछे आंध्रा में एक रेप कांड हुआ, रेपिस्ट वो जो नशेड़ी थे, शराब पीते थे। तो आप देखिए जितने भी क्राइम्स हो रहे हैं उसका अगर बैकग्राउंड देखेंगे, वो सारे के सारे जो है मोस्टली 98% जो है वो शराब से लिंकेज होता है। तो अगर आप क्राइम को कंट्रोल करना चाहते हैं तो आपको शराब को कंट्रोल करना पड़ेगा। जी अमित जी। हाँ, अरुण तनेजा, इसीलिए हमने ये बहस रखी थी। मेन बात क्या है, शराब पियो, ठीक है, लोकतांत्रिक हक बोलते हैं कि शराब लोकतांत्रिक हक है, शराब में पीऊंगा, पर उसके तहत जो क्राइम होते हैं, जैसे आपने हैदराबाद का एग्जांपल दिया, आपने निर्भया का एग्जांपल दिया, तो उसके तहत जो क्राइम होते हैं उसको मतलब किसी ना किसी तरह या तो शराबबंदी से रिस्ट्रिक्ट किया जाए या किसी और तरीके से रिस्ट्रिक्ट किया जाए। पूरी बहस का मुद्दा यही है कि शराब के चलते क्राइम नहीं होना चाहिए। अगर शराब के चलते क्राइम हो रहा है तो शराब को एंड ऑफ द डे फिर बंद ही करना पड़ेगा। चलिए, एनीवेज, अंकुर गुप्ता, हम कुछ ऐसे स्टेट्स हैं हमारे हिंदुस्तान में जो ड्राई स्टेट्स हैं जहाँ शराब बंदी है, वहां भी पर शराब मिलती है। ये ओपन मतलब ओपन ट्रुथ है। तो क्या ये शराबबंदी सिर्फ एक पॉलिटिकल गिमिक है? ऐसा नहीं है कि ये केवल पॉलिटिकल गिमिक है, ये हमारे सिस्टम की कमी है कि कोई भी चीज, देखिए, आप ऊपर से तो ऑर्डर दे सकते हैं कि शराब बंदी है, ओपनली नहीं मिलती है लेकिन ओपनली नहीं मिलती है, स्मगलिंग होती है उसकी, उसका एक प्रॉपर ऑल्टरनेट सिस्टम बन जाता है वहां पे, ठीक है, उसके थ्रू आप ले सकते हैं। वो महंगी भी मिलती है, ऐसा नहीं है कि वो सस्ती मिलती है, वो जो नॉर्मल रेट्स है उससे ज्यादा मिलती है, बिहार में भी मिलती है, गुजरात में भी मिलती है, बट वो वैसे नहीं मिलेगी कि नॉर्मली कोई, जैसे अभी जैसे ठेके हैं, तो अभी तो कोई भी जाके ले सकता है, बट तो वो जो सिस्टम होता है ना, वो सिस्टम हर किसी को नहीं पता होगा। वो हो सकता है कि
100 लोगों में से 10 लोगों को ही पता होगा। जैसे आज के एग्जांपल लीजिए, आप ड्रग्स की बात लीजिए, ड्रग्स भी आपको दिल्ली में मिल जाएगी, ठीक है, लेकिन वो पाथ जो है ना वो हर किसी को नहीं पता है, वो जिसको पता है वही ले सकता है वो। तो ड्रग्स का एग्जांपल तो अलग है, खैर वो तो अलाउ भी नहीं होनी चाहिए, बट मैं ये बता रहा हूँ कि वो केवल पॉलिटिकल गिमिक नहीं है, वो रूल तो आया है, बट हमारा सिस्टम ही ऐसा है, क्या करेंगे उस सिस्टम में, उसमें सारे लोग मिले हुए हैं, पॉलिटिशियन से लेके ब्यूरोक्रेसी से लेके, वो एक डिफरेंट पाथ बना देते हैं। तो देखिए, अगर आपको वाकई ही शराबबंदी करनी है, स्टेट वाइज नहीं हो सकती, उसको पूरे देश में एक साथ लागू करना पड़ेगा और प्रोडक्शन पूरा बंद करना पड़ेगा। आप ये चाहो कि प्रोडक्शन होता रहे और डिस्ट्रीब्यूशन आप रोक लोगे, इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। अरुण तनेजा, मैं 1 मिनट आपके पास आ रहा हूँ। उससे पहले बस मैं एक बात कह रहा हूँ कि अंकुर, ये जो जब शराब अरुण, मैं आपके पास आ रहा हूँ, आप सुन सकते हो? अंकुर मुझे सुन सकते हो? अरुण मुझे सुन सकते हो? बोलो 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 अमित, बोलो, मैं सुन रहा हूँ, आ रही है आवाज, अब आ रही है। हाँ, यही कह रहा था, जब भी शराबबंदी होती है ना कहीं, या कोरोना में भी जब शराबबंदी हुई, तो ऑलमोस्ट लगभग जो पीने वाले हैं उनको सब पता रहता है अड्डे कहाँ है, कहाँ से मिलेगी। ये ड्राई स्टेट में भी यही हालात है, और कोरोना में भी जब हरियाणा, पंजाब, समस्त भारत में शराबबंदी हुई, तो सभी, मैंने अपने गांव में एक सर्वे किया, जितने शराब पीने वाले हैं उन सबको अड्डे पता है, पूछ लो उनसे, बता देंगे 1 मिनट में जाके, वहां शराब मिल रही है, शराब बंद है तो क्या हुआ, शराब वहां मिल रही है, कोई दिक्कत नहीं है, 150 रुपए ऊपर मिलेगी, पर मिलेगी। चलिए अरुण तनेजा, आखिरी सवाल आपसे, पर्सनल सवाल है, यही सवाल मैं अंकुर गुप्ता से भी पूछूंगा। क्या ये इस बहस के इस सवाल का कुछ लेना देना नहीं है, क्या शराब पीने वालों की दोस्ती बहुत पक्की होती है? ये कहावत मैंने बहुत सुनी है। देखिए, ये कहावत शराब पीने वालों के लिए एप्लीकेबल अरुण नहीं है। तनेजा, हाँ जी अमित जी, आवाज आ रही है मेरी? हाँ, आ रही है। जी जी, हाँ, शराब पीने वालों की अगर कैरी ऑन देखा अरुण जाए जी। तो आमतौर पे हमने यही देखा है कि शराब पीने वालों की दोस्ती जो है अच्छी होती है, क्योंकि उनको एक दूसरे के लिए कंपनी मिल जाती है, जहाँ पे जो है वो अपने थॉट शेयर कर सकते हैं। और पहला, कोई भी किसी की भी दोस्ती क्यों होती है? दोस्ती उसकी तभी होती है जब उसके जो है थॉट्स आपस में मिलते हैं, विचार मिलते हैं। तो एक विचार तो उन्होंने पहले ही मिला लिया कि हम दोनों जो है मतलब कि शराब पीते हैं, तो फिर उनकी दोस्ती हो जाती है, और फिर उसके बाद जो है वो और चीजें भी शेयर करते हैं, टाइम स्पेंड करते हैं, अपने थॉट्स एक्सचेंज करते हैं, ड्रिंक्स एक्सचेंज करते हैं। तो ऑफ कोर्स इसमें तो बिल्कुल सही कह रहे हैं, शराब पीने वालों की दोस्ती जो है आमतौर पे देखा जाता है कि अच्छी ही रहती है। नॉर्मली जो नॉर्मल दोस्त होते हैं, जो शराब नहीं पीते, शराब का सेवन नहीं करते, अक्सर वो कभी कभार फोन करते हैं, पर शराब पीने वाले शाम को जरूर फोन करते हैं एक दूसरे को। अंकुर गुप्ता, आपकी आखिरी कमेंट। देखिए मैं थोड़ा सा एग्री करता हूँ अरुण जी से, और थोड़ा सा नहीं। शराब पीने वालों की जो दोस्ती गहरी होती है ना, उसके कारण दूसरे होते हैं। क्योंकि देखिए, शराब पीने वाले लोग आस पड़ोस में ना बहुत कम मिलते हैं आपको, या आपके ग्रुप में अभी भी जो पीने वालों की संख्या है वो कम है। तो वो जो कंपेनियन ढूंढते हैं ना, वो कि यार इसी के साथ हम पी सकते हैं, क्योंकि कंपेनियन और कोई मिलेगा नहीं, राइट। वो इसलिए वो उसका कारण दूसरा है। ऐसा नहीं है कि वो दोस्ती बहुत अच्छी है इसलिए, क्योंकि वो हर किसी के साथ बैठ के नहीं शराब पी सकते, राइट। आप किसी भी दोस्त के साथ जाके बाहर घूम सकते हो, किसी भी दोस्त के साथ जाके मूवी देख सकते हो, बट शराब आप उसी के साथ पी के बैठ सकते हो जो पीता होगा। तो उसके कारण दूसरे हैं, और इसीलिए वो कहते हैं कि हमारी दोस्ती बहुत अच्छी है। बट मैंने बहुत पीते पीते भी ना बहुतों को लड़ते हुए देखा है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि उनकी दोस्ती अच्छी है। वो पीते पीते वो प्यार होते होते ना, वहां पे मैंने बहुत लड़ाइयां भी देखी हैं जो हाथापाई तक पहुंच गई हैं। तो वो कभी कभी कुछ लोगों की वाकई अच्छी हो जाती है, बट ऐसा जनरल ट्रेंड नहीं है कोई ऐसा।
अच्छा, ठीक है अंकुर, मैं यही कहना चाहूंगा कि शराब को दोस्ती का कारण मत बनाइए। दोस्ती स्थापित करने के और भी बहुत सारे कारण हैं। शराब को वो कारण मत बनाइए कि शराब पीने वालों से ही हम दोस्ती करेंगे। अरुण तनेजा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें समय दिया। अंकुर गुप्ता, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय हिंद।